Okay. So in the previous class, Bache, we had finished up various techniques which are related to purification of substances. प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. सो बच्चे टुडे विल बी मूविंग अहेड, आगे चलेंगे आज. ओके, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ये हमारा चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो आज हम कवर करेंगे. ठीक है. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, okay, I'll give you some examples so that it will be easier for you to understand. बच्चे जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, what is a physical change? What is a physical change? फिजिकल चेंज का क्या मतलब है? It is a type of change in which no new substance is formed. इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इसमें कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता. All right. For example, if we talk about freezing of water is a physical change. Freezing of water is a physical change. Why? इस change में क्या हो रहा है? What is happening? Liquid water. अगर आपके पास liquid water है, आप इसको ठंडा करो, cool करो. What is going to happen? It is going to get converted into ice. Liquid water on cooling, it will get converted into solid ice. ठीक है, ये ice में convert हो जाता है. अब अच्छे, ice is still made up of water. ice में सिर्फ water ही है. There is just change of state. Nothing else. कुछ भी नया नहीं बना. So it is a physical change. अगर मान लो आपके पास पेपर है, पेपर को आपने टीयर किया, tearing of paper. Is it a physical change or chemical change? बच्चे इसको हम कंसिडर करेंगे फिजिकल चेंज. Why it is physical change? हमने क्या किया? सिर्फ पेपर का साइज और शेप चेंज किया है. By tearing it, हमने क्या किया? उसको जब फाड़ा, उस पे जब फोर्स लगा के हमने उसको टीयर किया, तो what has happened? What we are doing? We are converting it into smaller pieces. छोटे छोटे पीस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. उसकी वजह से क्या हुआ? पेपर जो है वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, पर उससे कुछ नया नहीं बना, वो पेपर ही है. तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. इफ आई से कटिंग ऑफ वुड, ओके, कटिंग ऑफ वुड, अगर आप वुड को काटो, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज. रीजन, लकड़ी को हमने काटा तो छोटे छोटे पीसेस जो बनेंगे वो वुड ही है. इट इज जस्ट चेंज इन शेप और साइज. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. सॉलिड जो वैक्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. ऑलराइट, सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. ऑलराइट, सो व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? These are changes in which no new substance is formed. इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. ऑलराइट, और इसमें जो नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो इट विल लीड टू व्हाट? इस चेंज में या तो स्टेट चेंज होगा, या तो शेप चेंज होगा, या साइज चेंज होगा. नथिंग एल्स. इसमें केमिकली कुछ भी नया नहीं बनता. अब अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Chemical change is one in which a chemical reaction occurs. Chemical change में क्या होगा? Chemical reaction होगा and it will lead to formation of new substance. New substances are formed. In a chemical change, new substances are formed.
नए सब्सटेंस जो हैं वो बनेंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर आप लो रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज? बिकॉज iron will react with water, it will react with oxygen, और जब रस्टिंग होगी तो उससे बनेगा आयरन ऑक्साइड। उससे क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। अब बच्चे दिस आयरन ऑक्साइड is chemically different from iron. Iron oxide is chemically different from iron, so it is referred to as chemical change. आयरन ऑक्साइड जब बनेगा तो आयरन ऑक्साइड की अपनी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आयरन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और रस्ट जो बनेगा उसकी अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। सिमिलरली अगर आप पेपर को बर्न करो, बर्निंग ऑफ पेपर, burning of paper, is it a physical change or chemical change? बच्चे burning of paper it is a chemical change, ये chemical change है। क्यों हम इसको chemical change कह रहे हैं? जब आप इसको burn करोगे तो उससे क्या बनेगा? It will form ash. Burning of paper will lead to formation of ash. It will lead to formation of carbon dioxide gas. It will also produce heat. अब बच्चे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए। ऐश जो है, राख जो है, उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, एक अर्थ इज आस्किंग अ क्वेश्चन, इज ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिजिकल और केमिकल चेंज? बच्चे ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, जो बल्ब ग्लो करता है वो कैसा चेंज है? इट इज अ फिजिकल चेंज। व्हाई ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज? बच्चे जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के फिलामेंट के थ्रू पास होती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से क्या होता है? आपका बल्ब जो है ग्लो करता है, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। ओके, सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी the filament of the bulb gets heated up, and as it gets heated up, what is going to happen? It is going to emit light. So glowing of electric bulb is a physical change. I hope this is clear. ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर केमिकल चेंजेस में बचे और रिएक्शन लें, जैसे है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। अब बच्चे डाइजेशन ऑफ फूड इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होता है बच्चे इट इज केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। उस फॉर्म्स को हमारी बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करती है, एब्जॉर्ब करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, सो डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये भी एक केमिकल चेंज है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ओके बच्चे, बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है, दोनों है। इट हैज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज अकरिंग इन इट, दोनों एक साथ होते हैं। अब बच्चे ये आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। व्हेन कैंडल इज बर्निंग, both physical change and chemical change they occur simultaneously. All right, can anybody tell me कि कैसे ऐसा हो रहा है? हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? Anybody? Okay, just a moment. हाँ जी अथर्व। सर जब कैंडल जलती है तब जो वैक्स होता है वो मेल्ट होकर वापस नीचे गिर के सॉलिड बन जाता है, तो फिर वो फिजिकल चेंज हुआ। और जो उसकी विक होती है वो जल के ये बन जाती है, क्या बोलते हैं, राख बन जाती है, तो केमिकल चेंज हो जाता है। ओके ओके, आपने बच्चे इसको पार्शली करेक्ट बताया है। व्हेन एक्चुअली यू बर्न दी कैंडल, तो होता क्या है, पहले वैक्स मेल्ट होती है, तो उसमें जो वैक्स मेल्ट हुई काफी सारी वैक्स तो नीचे गिर जाती है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। पर बच्चे कुछ जो वैक्स है वो विक से ऊपर जाती है, वेपर बन के बर्न फ्लेम में हो जाती है।
तो वहां जब वैक्स बर्न होती है तो दैट इज अ केमिकल चेंज. So during burning of candle, both physical changes and chemical changes are occurring simultaneously. Okay, so physical change and chemical changes जो हैं बच्चे हमारे चारों तरफ डेली बेसिस पे अकर होते हैं, तो we need to identify them on the basis of substance formed or not. Okay, तो बच्चे यहाँ भी नोट्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए हुए हैं केमिकल चेंजेस के. फॉर एग्जांपल, if we take a magnesium ribbon or a magnesium wire, when you heat it burns and it forms a white powder called magnesium oxide. All right, अब अच्छा ये जो magnesium oxide है, इसकी जो properties हैं, it is entirely new. It is entirely new substance. तो जब भी एक नया chemical substance बनेगा, whenever a new chemical substance is formed, you will say a chemical change has occurred. Whenever a new chemical substance is formed, you will say a chemical change has occurred. Okay, similarly देखो यहाँ और एग्जांपल दिए हैं, burning of candle, burning of camphor, burning of hydrogen and oxygen to form water. These are all examples of chemical changes. All right, physical changes के कुछ एग्जांपल दिए हैं, boiling of water, condensation of steam, ringing of electric bell, breaking of glass. These are all physical changes. इनमें कोई भी नया substance जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा. All right, आगे चलते हैं. अब बच्चे we will be doing types of pure substances. Types of pure substances. अब बच्चे when you talk about types of pure substances, we can classify them on the basis of their chemical composition. Okay, chemical composition के basis पे अगर हम उन्हें classify करें तो उनको हम classify कर सकते हैं either into elements or compounds. अब बच्चे when you talk about elements, elements क्या होते हैं? They are pure substances. They are pure substances which cannot be further broken down into simpler forms. They are pure substances which cannot be broken down. Which cannot be broken down into simpler forms. जैसे बच्चे अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एलिमेंट. अब बच्चे हाइड्रोजन को तोड़ के आप और कोई प्योर सब्सटेंस नहीं बना सकते, इसको आप फर्दर तोड़ने के सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म, सॉरी, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be broken into further simpler forms. जैसे ऑक्सीजन गैस है, it is an element. नाइट्रोजन गैस एलिमेंट, क्लोरीन गैस एलिमेंट. ओके, तो बच्चे कभी भी एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो उसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं. एलिमेंट में हमेशा सेम टाइप के एटम्स होते हैं. जैसे ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स होंगे. सो दे विल ऑलवेज हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स. ओके, तो सबसे पहले बच्चे जो एलिमेंट टर्म है ये किसने यूज किया था? The term element was used by Robert Boyle. Okay, he was the first scientist who used this term. And elements को बच्चे हम define कर सकते हैं basic building blocks of matter. Matter का जो basic building block है वो क्या है? Element है. Alright. Total elements हमने जो अभी तक discover किए हैं, there are about 115 elements which are discovered so far. इसमें भी जो बचे 92 एलिमेंट्स हैं, दे अकर इन नेचर, वो नेचुरल हमें मिलते हैं नेचर में. पर जो बाकी 23 हैं, दे हैव बीन मेड इन लेबोरेटरीज. जो बाकी 23 हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स, ये हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस. ओके, आपको ये याद रखना है 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, 23 एलिमेंट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल है. अब इसमें बच्चे जो एलिमेंट्स हैं, मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं. 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म. ओके, और 2 एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मर्करी एंड ब्रोमीन. मर्करी एंड ब्रोमीन आर 2 एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नहीं तो मेजॉरिटी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होते हैं. ओके, मेजॉरिटी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड है, 11 एलिमेंट्स गैसेस है और 2 एलिमेंट्स आपके लिक्विड्स हैं, मर्करी एंड ब्रोमीन. ओके,
अब बच्चे एलिमेंट को फर्दर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. अब बच्चे दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन डन बाय यू इन लोअर क्लासेस इन क्लास 8. मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स हैव लस्टर, metals are ductile, metals have high boiling point, melting points, they are good conductors of electricity. ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. ओके, मेटल्स को जब हम देखते हैं, दे हैव लस्टर. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म लस्टर? लस्टर मींस शाइनी अपीयरेंस. लस्टर का क्या मतलब है? शाइनी अपीयरेंस है उनकी. Okay, metals have shiny appearance, they have luster, they can easily conduct heat and electricity, they are good conductors. ये भी हमें पता है. जनरली बच्चे अगर हम यूटेंसिल्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं, they are made up of metals. अब बच्चे व्हाट इज द रीजन दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स? मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? बच्चे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इजीली पास होती है. सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट इज दे आर मैलिएबल. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी का क्या मतलब है? दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. आप इनको थिन शीट्स में क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो. आप थोड़ा सा इनको हैमर करो, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो दे आर मैलिएबल. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, दे आर सोनोरस. सोनोरस का क्या मतलब है बच्चे? दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग. जैसे बच्चे अगर हम कभी बेल को देखें, बेल के ऊपर आप जोर से हैमर मारिए, बेल इज मेड अप ऑफ मेटल्स, तो बेल में से रिंगिंग साउंड आती है. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी. ओके, अब बच्चे हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा. तो जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स हैं. एक एक्सेप्शन है, दैट इज मर्करी. मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अगर आप मर्करी की बात करते हो तो ये सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, it is the only liquid metal which is present at room temperature. okay, रूम टेम्परेचर पे ये अकेला एक लिक्विड क्या है, मेटल है. ऑलराइट, उसके बाद है नॉन मेटल्स. बच्चे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है. दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस इन स्टेट. दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स के ये हो सकते हैं. अब बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, they are neither malleable nor ductile. जनरली अगर आप इनको देखते हो तो बच्चे ये ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा इन्हें हैमर करो, they will break into smaller pieces. They can be easily powdered. So they are neither malleable nor ductile. Next है, they are poor conductors of heat and electricity. They are poor conductors of heat and electricity. इनके थ्रू करंट और हीट इजिली पास नहीं होता. तो बच्चे आप इनको कैसे क्लासिफाई करोगे? यू विल क्लासिफाई देम इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेटर. यू विल क्लासिफाई देम इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेटर. नेक्स्ट इज दे आर नॉट सोनोरस. ये सोनोरस नहीं होते. ठीक है, सोनोरस का क्या मतलब है बच्चे? दे विल नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. जैसे मेटल्स है ना, मेटल्स की तरह ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. ऑलराइट, इसमें बच्चे कुछ कॉमन एग्जांपल है आगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन. दीज आर ऑल कॉमन नॉन मेटल्स. ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट मेटलॉइड्स. अब बच्चे मेटलॉइड्स इज अ इंटरेस्टिंग कैटेगरी. दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज सेमी मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं सेमी मेटल्स. सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स. So they have intermediate properties of metals and non-metals. इनमें metals और non-metals के बीच में दोनों साइड की प्रॉपर्टीज हैं. ओके, तो इसमें कॉमन एग्जाम्पल है बच्चे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम.
Okay, boron, silicon, germanium, gallium, etc. They all will come under semi. They all will come under semi metals, metalloids. All right. Is this clear? तो बच्चे ये आपके प्योर सब्सटेंसेस की जो हैं अलग अलग कैटेगरीज है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इसमें कोई कंफ्यूजन? हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं. फर्दर एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में. ठीक है, ऑलराइट. चलो अब बच्चे बात करेंगे कंपाउंड्स की. व्हाट इज अ कंपाउंड? बच्चे लेट मी गिव यू सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ. जैसे बच्चे वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O. It has a fixed formula. It is a pure substance, so it has a fixed formula. और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें बच्चे, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स. ओके, हाइड्रोजन 2 एटम्स. एंड ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 1. सो इट्स मॉलिक्यूल हैज अ फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला. ऑक्सीजन 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम्स. It has a fixed composition. ठीक है. Similarly, अगर आप बात करो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, रितंजय इज घी अ कंपाउंड. बच्चे यही चीज हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, डिस्कस किया था. घी इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग घी प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर. ठीक है, तो इसको हम कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बच्चे इसकी भी केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स है. 1 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स. तो बच्चे हाउ डू वी डिफाइन अ कंपाउंड? व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस which has fixed composition. Okay, compound is a type of pure substance which has a fixed composition. इसकी composition क्या होती है? Fix होती है. It is not going to vary. And बच्चे you need to remember whenever a compound is formed, constituent elements जो होते हैं, constituent elements जो होते हैं, they will lose their individual properties. Constituent elements will lose their individual properties. For example, बच्चे जब water बनता है, जब water बनता है from hydrogen and oxygen, both hydrogen and oxygen they are good supporter of combustion. पर जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है? वाटर इज अ लिक्विड एंड इट इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन. इट इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑलराइट. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और कंपाउंड बनता है, तो बच्चे उसमें जो कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाती हैं, और जो नया केमिकल सब्सटेंस बना है, इट विल हैव इट्स इंटायरली ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. इसके बाद खुद की क्या होंगी? अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी. ऑलराइट. अब अच्छा यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है. अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इज गिवन, ऑलराइट, टू हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयरन एंड सल्फर एंड आयरन सल्फाइड. ओके, तो बच्चे यहाँ एक मिक्सचर दिया हुआ है और एक कंपाउंड दिया हुआ है. दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन इन दी NCERT बुक. दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज. मिक्सचर में क्या है बच्चे? आयरन प्लस सल्फर. दूसरा क्या है? दूसरा है कंपाउंड. कंपाउंड कैसे बना बच्चे? वी विल टेक आयरन प्लस सल्फर एंड वी विल हीट इट. When you heat it, it will get converted into FeS. Okay, so compound is iron sulfide, FeS. मिक्सचर में हमने क्या लिया? मिक्सचर में हमने लिया आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर, उसको अलग रखा. उसमें से कुछ आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर लिया, उसको हीट कर दिया. हीट करने पे उनमें आपस में रिएक्शन होगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फाइड.
Okay, so mixture is iron plus sulfur and compound is iron sulfide. अब बच्चे how will we test their properties? बच्चे first of all what we'll do in the mixture, we will put carbon disulfide solution. पहले हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, दोनों में डालेंगे, मिक्सचर में भी कंपाउंड में भी कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग सल्फर. तो पहले मिक्सचर में क्या होगा, सल्फर विल डिसॉल्व, सल्फर विल डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन, sulfur will dissolve in carbon disulfide solution. इसके अंदर सल्फर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है. अब बच्चे why this is possible, because in the mixture, बच्चे मिक्सचर कैसे बना है, आयरन एंड सल्फर जो है आपस में फिजिकली मिक्स्ड है, एंड व्हेन दे आर फिजिकली मिक्स्ड विद ईच अदर, will they retain their chemical properties? Yes. मिक्सचर में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं. तो उसमें क्या होगा, अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड डाला है आयरन और सल्फर के मिक्सचर में, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सल्फर इज गोइंग टू डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. पर बच्चे अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड को यहां डालूं कंपाउंड में फेरस सल्फाइड, तो यहां यू विल सी नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होगा. Why? Because बच्चे sulfur has already reacted. Sulfur has already reacted with iron. सल्फर का जो रिएक्शन है वो आयरन के साथ हो चुका है. ओके, और बच्चे जब सल्फर का रिएक्शन आयरन के साथ हो गया है तो फिर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सल्फर इज गोइंग टू लूज इट्स प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज हो जाती है कंपाउंड के अंदर क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है. As a result, sulfur which is present in iron sulfide compound, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि आपका सल्फर निकल के डिसॉल्व होना शुरू हो गया, क्योंकि सल्फर आयरन के साथ केमिकली रिएक्ट हो चुका है. तो इन अ कंपाउंड यू विल सी नो ऑब्जर्वेशन. ओके, सेकेंड हमें क्या करना है बच्चे, टेक अ मैग्नेट, टेक अ मैग्नेट. ओके, मैग्नेट लेंगे एंड पास इट ओवर द मिक्सचर, मिक्सचर के ऊपर पास करेंगे. अब बच्चे व्हेन यू पास इट ओवर द मिक्सचर व्हिच कंटेन्स आयरन एंड सल्फर, व्हाट विल वी ऑब्जर्व, क्या मैग्नेट के साथ आयरन चिपक जाएगा, बताइए, क्या मैग्नेट के साथ आयरन चिपकेगा, विल इट स्टिक टू इट. हमने आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर लिया, क्या आयरन चिपक जाएगा मैग्नेट के साथ. हाँ जी अक्षत. सर होएगा, यस सर, इट विल बी ओके, अट्रैक्टेड. तो बच्चे हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो मिक्सचर है उसमें आयरन जो है इट विल स्टिक टू दी मैग्नेट, क्योंकि उसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लूज नहीं हुई हैं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं लूज हुई है. सो आयरन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड इट विल स्टिक टू इट. ऑलराइट. पर बच्चे अगर मैं आयरन सल्फाइड FeS जो कंपाउंड है उसके ऊपर मैग्नेट लेके जाता हूं, तो क्या आयरन निकल के चिपक जाएगा मैग्नेट से, नो, नहीं चिपकेगा, क्योंकि बच्चे आयरन का सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शन हो चुका है, और जब केमिकल रिएक्शन हो गया है तो उसके बाद आयरन अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, इट विल लूज इट, आयरन विल लूज इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, it will not stick towards the magnet, it is not attracted towards the magnet. ओके, ये चीज हमें याद रखनी है. तो मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा आयरन सल्फाइड के ऊपर. अब बच्चे अगर आप इसको फिजिकली ऑब्जर्व करके देखो मिक्सचर को, आयरन और सल्फर मिक्सचर को हम अगर फिजिकली ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन, तो बच्चे हम क्या देखेंगे, व्हाट विल वी ऑब्जर्व, आयरन प्लस सल्फर मिक्सचर जो है इट इज हेट्रोजीनस, इट इज हेट्रोजीनस. आपको आयरन और सल्फर अलग अलग दिखाई देगा क्योंकि ये मिक्सचर है. पर बच्चे अगर आप कंपाउंड की बात करते हो FeS, इट इज होमोजीनस. ऑब्जर्वेशन में ही आपको होमोजीनस दिखाई देगा, आयरन और सल्फर अलग अलग नहीं दिखाई देगा.
because it is a compound and compound is pure substance. और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? होमोजेनस. आपको आयरन और सल्फर अलग अलग नहीं दिखाई देगा. तो बच्चे इस एक्टिविटी से क्या हो रहा है? वी आर एबल टू जज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो यहाँ ये सारी एक्टिविटी क्या की गई है? इस सारी एक्टिविटी को यहाँ क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है. ऑलराइट, ओके. यहां बच्चे आप कलर भी ऐड कर सकते हो. अगर आप आयरन सल्फाइड का कलर देखोगे, आयरन सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर. ओके, पर अगर बच्चे मैं आयरन प्लस सल्फर मिक्सचर देख रहा हूं, आयरन प्लस सल्फर मिक्सचर, आयरन इज ग्रेइश, ओके, एंड सल्फर इज येलो इन कलर. तो मिक्सचर में ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे कलर्स. पर बच्चे जब वंस अ कंपाउंड इज फॉर्म तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक. आयरन सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर. तो बच्चे ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो सारे डिफरेंसेस हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में. लेट्स क्विकली डिस्कस दिस आउट. ओके, मिक्सचर्स जो हैं, मिक्सचर्स आर, इन मिक्सचर्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर फिजिकली एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. तो बच्चे यहाँ सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता. व्हाट हैपेंस इन कंपाउंड्स? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. In compounds you will see chemical reaction. यहाँ chemical reaction होगा. But when mixtures are formed, it is just a physical change. Okay. उसके बाद a mixture has variable composition. ये तो बच्चे हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, मिक्सचर्स के अंदर बच्चे कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है. They have a variable composition. All right. When you talk about compounds, बच्चे compounds के अंदर जो composition है, that is always fixed. Composition of each new substance is always fixed. जैसे बच्चे देखो, hydrogen reacting with oxygen, it will produce water. तो बच्चे water जो formula है, उसके अंदर composition hydrogen और oxygen की fix है. Same is the case with carbon dioxide, CO2. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2. CO2 के अंदर बचे 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स. दिस कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, उसके बाद अ मिक्सचर शोज, ओके, यहाँ प्रोपोजिशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था प्रॉपर्टीज. अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. आयरन एंड सल्फर मिक्सचर में बचे आयरन ने भी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन की, सल्फर ने भी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन की. सो इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस दे विल रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. उसके बाद है बचे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन कंपाउंड्स, दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. बचे इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, water is a very good example to understand this. Hydrogen is a gas, oxygen is a gas, both help in burning things, they are supporter of combustions. but जब ये आपस में रिएक्ट होंगे it will form water. अब बच्चे जब आप वाटर की बात करते हो, वाटर की बात करते हो, वाटर की बच्चे इंटायरली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं. ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह वाटर फ्लेम को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आग को बुझा देता है. इट इज लिक्विड इन नेचर. ओके, इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फोर्थ है बच्चे मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स दे कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड्स. जैसे बच्चे आयरन एंड सल्फर मिक्सचर में इफ आई पास अ मैग्नेट, what is going to happen? Iron fillings जो हैं, iron filings जो हैं, they are going to attract towards the magnet. वो magnet की तरफ attract हो जाएंगी.
सिमिलरली अगर आप आयरन और सल्फर के मिक्सचर में कार्बन डाइसल्फाइड डालो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सल्फर इज गोइंग टू डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन हुई। पर बच्चे अगर आयरन और सल्फर को हीट किया जाए, दे विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड, सो विल इट रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज? नो, ठीक है। और आप उनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग भी नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चे मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, यू कैन सेपरेट देम इजीली बाय सिंपल फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल बाय यूज ऑफ मैग्नेट, यूज ऑफ फिल्टर पेपर एटसेट्रा। पर बच्चे कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे वाटर है, क्या वाटर एंड हाइड्रोजन को हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, या सिंपल बॉईल करके उन्हें अलग कर सकते हैं? नो, हमें बच्चे केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, वी पास इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी से क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, सो कंपाउंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय सिंपल केमिकल मेथड्स, सॉरी ओनली बाय केमिकल मेथड्स। पर मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड इवन बाय फिजिकल मेथड्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Okay, Ekarth is asking a question. Compounds have fixed melting or boiling points? Yes. बच्चे कंपाउंड्स का भी अपना फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई भी जो प्योर सब्सटेंस है, वेदर इट इज एलिमेंट वेदर इट इज कंपाउंड, इट विल हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज एडेड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Compounds and elements, pure substances, they have fixed melting point and fixed boiling point. Okay, चलो, तो बच्चे यहाँ हमारा जो चैप्टर है इट हैज एंडेड, द चैप्टर हैज कंक्लूडेड। ऑलराइट, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेट्स ट्राई टू क्लासिफाई देम, अंडरस्टैंड देम। ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज, is it a physical change or chemical change? बच्चे you can answer in the chat box. Cutting of trees, physical change or chemical change? What do you think? Okay, cutting of tree. Okay, बच्चे it might seem controversial at times, ठीक है, हर किसी का अपना अलग अलग व्यू है। आप इस तरीके से सोच रहे हो कि वुड ही है, पर बच्चे अगर हम ट्री को कट करते हैं, what will happen to living organism? लाइफ तो खत्म होगी ना, लाइफ खत्म। It is not cutting of wood, it is cutting of tree. हमने पेड़ को काट दिया, तो I feel it should be classified as chemical change, ठीक है। I don't know, हो सकता है आपके क्लास में ये डिस्कस हुआ हो, पर बच्चे मेरे लिए कटिंग ऑफ ट्री एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बच्चे उसकी सारी चीजें ऑल्टर हो जाएंगी ना, सारे रिएक्शन खत्म, तो I feel it should be regarded as a chemical change. अगर कटिंग ऑफ वुड होता तो then I think you can classify it as physical change. Then melting of butter in pan. Okay, melting of butter in pan is physical change. That's absolutely right. Physical change. Correct. Atharva, Ritanjay, correct. Rusting of almirah. Okay. Rusting of almirah is chemical change. Absolutely correct. Bilkul sahi. Asaf, Bhavya, Navjeet, Satvik. Absolutely right. Boiling of water to form steam. Okay, boiling of water to form steam, you can also classify it as physical change. इसको हम क्या कर सकते हैं, physical change में classify कर सकते हैं। Then passing of electric current through water, and the water breaks down into hydrogen and oxygen gas. बच्चे लास्ट ईयर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी होगी, तो इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। Dissolving common salt in water, which is dissolving common salt in water, it is again a physical change, it is a solution, इसमें कुछ भी नया नहीं बन रहा। Absolutely right, बिल्कुल सही। Then making fruit salad, making a fruit salad with raw fruit,
Okay. All right. Classify it as physical change only. इसको physical change ही कह सकते हैं. Okay. Then burning of paper and wood. Burning of paper and wood. इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? All right. It will be classified as chemical change. Absolutely right. क्योंकि इसमें बच्चे नया सब्सटेंस बनेगा और उस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते. All right. Classify falling into elements, compounds, and mixtures. Okay. See, copper. First, let's classify elements. Elements को classify करते हैं. Copper. Okay. Then germanium. Copper and germanium. You can classify it as element. Next, let's classify compounds. Carbon dioxide. Okay. Then methane. All right. Sugar. What about steam? बच्चे steam को क्या consider करना चाहिए? बताइए. Steam. Okay. Compound. Obviously. Steam is classified as compound क्योंकि बच्चे it is made up of water. Water ही है ये तो compound ही है. अब classify करते हैं mixtures. बच्चे when you talk about mixtures, coal is a mixture क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं. हनी, ग्रेनाइट, ब्लड. ओके. ग्रेनाइट स्टोन. बच्चे ग्रेनाइट स्टोन के अंदर क्या है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. ऑलराइट. सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज, इसको क्या कंसिडर करना चाहिए हमें? इट शुड बी कंसिडर्ड एज मिक्सचर. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके. किस टाइप के मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन से? होमोजेनस और हेट्रोजेनस? क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है बच्चे जनरली हम सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन में यूज कर रहे हैं तो आई थिंक होमोजेनस मिक्सचर आ जाएगा. इसमें एक एक्सप्लेन वन टेक्निक, एक सॉल्ट की टेक्निक, सॉल्ट प्यूरिफिकेशन जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस पे. Which of the following is not a compound? Okay. Common salt. Okay. Iron fillings. बच्चे iron fillings जो है element है. It is element. बाकी सब compound है. Okay. Brass contains gold and copper, air. Okay, ये तो easy है. Brass contains. ओके. ब्रास है. ऑल राइट. आई थिंक ये तो सारे ही गलत हो गए हैं ऑप्शंस. ब्रास कंटेन्स गोल्ड एंड कॉपर. मुझे ब्रास इज नॉट गोल्ड एंड कॉपर. आई थिंक ये ऑप्शन भी गलत है. यहाँ तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा मुझे. Okay. Brass is gold and copper. I don't think so. Brass is not made up of gold and copper. एक बार चेक करके देखिए. What is brass? Gold and copper? Or I am getting confused. What is bronze and what is brass? Okay. All right. ठीक है. ओके. मैं उसको ब्रॉन्ज के साथ कंफ्यूज कर रहा हूं. ऑलराइट. ब्रास और ब्रॉन्ज. ऑलराइट. ठीक है. ओके. गोल्ड एंड कॉपर इज करेक्ट बच्चे. मैं भी कंफ्यूज हो रहा था. इट वाज गोल्ड एंड कॉपर. राइट. एब्सोल्युटली राइट. गोल्ड एंड कॉपर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? Electrolysis of water, boiling of water, digestion of food, burning. Okay. Not a chemical change, it is boiling of water. Boiling of water is not a chemical change. Okay, B part. बिल्कुल सही. Correct. उसके बाद है बच्चे next. Which of the following is liquid metal? तो इसका तो आंसर easy है. It is mercury. Mercury is liquid metal. Bromine is liquid non-metal. Which of the following can be classified as a substance? Okay, substance. Milk,
सी वाटर आइस, ओके आई थिंक प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं ये। तो इसमें मिल्क मिक्सचर, सी वाटर मिक्सचर, कास्ट आयरन, ओके आइस। आइस इज अ प्योर सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सोल्यूशन, यहाँ स्पेलिंग गलत है बच्चे, ट्रू TRUE, ट्रू, तो ट्रू होगा शुगर सोल्यूशन, sugar mixed in water, it will form true solution. Which of the following statements is not correct? A compound is a pure substance, compound is homogeneous, दोनों सही हैं. Compound always contains two or more elements, that is also correct. Compound can be separated into constituent elements by some physical processes, this statement is wrong और यही option pick करना है. Compounds cannot be separated into simple elements by simple physical processes. Then which of the following statements is not true? True solution is homogeneous, this statement is correct. Suspensions are heterogeneous in nature, this statement is false. Okay, suspensions are heterogeneous, true. Solute particle in a colloidal solution can be separated by filtration, this statement is wrong. True solutions are transparent, D. तो बच्चे इसमें C ऑप्शन को पिक करिए. Which of the following is most abundant metal in the earth's crust? Okay, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया. Which of the following is second most abundant metal in the earth's crust? Iron and aluminium, इनमें से ही कोई होगा. I'm not sure about it, ये तो जीके वाला क्वेश्चन है. कौन सा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है? ओके, एल्यूमिनियम. फर्स्ट अबंडेंट इज आयरन, क्योंकि कोर में तो आयरन ही होना चाहिए, तो आई थिंक सेकेंड मोस्ट अबंडेंट वुड बी एल्यूमिनियम. ये तो हम चेक कर सकते हैं, इट इज अ जीके बेस्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? स्टार्च, सोडियम क्लोराइड, शुगर. ओके, स्टार्च सोल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट. उसके बाद है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड, डी. ओके, ये क्या हो गया? ये तो सारे ही गलत लग रहे हैं. रिफ्लेक्ट तो नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं होता, स्कैटर नहीं होता, जिंक. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यहाँ तो ऑप्शन ही कोई नहीं बनता. ट्रू सोल्यूशन में लाइट पास हो जाती है पूरी, इट इज नॉट एब्जॉर्ब. कैम्फर कैन बी प्योरिफाइड बाय. ओके, यहाँ ऑप्शंस गलत लग रहे हैं. ये दो क्वेश्चन लगता है मिक्सअप हो गए, गड़बड़ हो गई है. क्वेश्चन नंबर 15. कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2. Properties of carbon dioxide are totally different. What we have learned now, properties of constituent elements, they are different from each other, entirely different from each other. एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. Okay. Question number 16. A mixture of common salt and water can be separated by evaporation. All right, evaporation. Okay. चलो, तो बच्चे आज ऐसा करते हैं, वी विल स्टॉप हियर टुडे. प्लीज गो थ्रू दी बैक एक्सरसाइजेस. अभी बहुत सारे यहाँ क्वेश्चंस पड़े हैं, प्लीज गो थ्रू देम, रिवाइज इट थ्रू. और बच्चे यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग दिस चैप्टर. ओके, ये हमने समर ब्रेक से पहले का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बिकॉज बीच में हमारी थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, तो ये रह गया, अदरवाइज वी वुड हैव फिनिश्ड इट अर्लियर. ठीक है. So we will be ending our session here.